हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीजीटी फिज़िक्स 2021 के रिमेनिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। और मैंने कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसी चैनल पर वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करवा रखे हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि ये वाला वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें, जिससे कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए क्वेश्चन पेपर 2021 के सॉल्यूशन का। ओके, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है आपका। लास्ट वीडियो में हमने 48 तक सॉल्व किया था। अब ये देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया है। द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज डिस्क्राइब्ड बाय। दिया है एक असंपीड्य श्यानताहीन द्रव के धारा रेखीय प्रवाह का वर्णन किसके द्वारा होता है। तो देखिए जब धारा रेखीय प्रवाह के का वर्णन अगर करना हो तो ये आपका होगा बर्नौली प्रिंसिपल जो है उसके उसी में धारा रेखीय प्रवाह का डिस्क्रिप्शन होता है, दिया होता है। और अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर P प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड रो V स्क्वायर एंड जो स्थितिज ऊर्जा इसकी होती है रो जी एच, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो देखिए जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका 49 का, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 50। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.12 millimeter. The wavelength of light is 5893 angstrom and interference pattern is observed on a screen 1 meter away. The separation between successive bright fringes will be. तो यहाँ पे ये दिया है कि यंग के एक द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट अंतराल 0.12 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है 5893 एंगस्ट्रॉम है तथा व्यतिकरण चित्रांग 1 मीटर दूर स्क्रीन पर प्रेक्षित की जाती है। तो उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों के मध्य अंतराल होगा। तो आपसे सेपरेशन पूछ रहा है दो फ्रिंज के बीच में, यानी कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, देखिए डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी। तो आपको दिया है डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये लैम्डा की जो वैल्यू है 5893 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻10। और जो स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है आपका 1.2 मिलीमीटर। तो इसको भी अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3 यहाँ से। और जो कैपिटल डी की जो वैल्यू है आपकी वो दिया है, देखिए क्वेश्चन में एक बार, कैपिटल डी जो है वो 1 दिया हुआ है, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर है ना। ये पैटर्न जो इंक्रीज हो रहा है, ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन 1 मीटर अवे द सेपरेशन बिटवीन। तो ये कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो 1 मीटर दी है। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4910.33 आएगा। और ये जो 10 है यहाँ पे -3 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻7। तो अब देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट को अगर इधर लेके आएंगे तो आंसर किस में दिया हुआ है, आंसर सब मिलीमीटर में दिया हुआ है। ओके, और ये आंसर आपका आया है मीटर में। तो इससे पहले तो पॉइंट को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 4.91 और यहाँ पे 1 2 3 4 देखें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। ओके, तो अब देखिए 10 टू द पावर ये -3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा,
मिलीमीटर में ही आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4.91 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपका 50 का ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 51 जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, ये है द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इज। तो देखिए काइनेटिक थ्योरी जो थी उसमें गैसेस के लिए, उसमें क्या कहा गया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैसेज मतलब जो होता है वो क्या होता है, हाफ KT या फिर हाफ RT होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी है कि ये 1 मोल के लिए दिया हुआ है, तो 1 मोल के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो यही वाली वैल्यू आपकी आएगी। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 को दिया है 200 millimeter long polarimeter tube containing 48 centimeter cube of sugar solution produces an optical rotation of 11 degree when placed in a polarimeter and in front of white light. If the specific rotation of sugar solution is 66 degree, the amount of sugar contained in the tube in form of solution is। तो आपसे अमाउंट पूछ रहा है कितना होगा शुगर का। देखिए इसमें मैं हिंदी में भी इसे एक बार रीड कर दे रही हूँ। एक 200 मिलीमीटर लंबी पोलैरीमीटर नलिका में जब 48 सेंटीमीटर क्यूब चीनी का विलयन भरा है, जब पोलैरीमीटर को श्वेत प्रकाश के सामने रखा जाता है तब चीनी के घोल का प्रकाशिक घूर्णन 11 डिग्री तथा विशिष्ट घूर्णन 66 डिग्री है। नलिका में विलयन के रूप में प्रयुक्त चीनी की मात्रा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या गिवन है इसमें क्वेश्चन में। तो आपका थीटा जो है वो दिया हुआ है 11 डिग्री। ओके, तो देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो 11 डिग्री दे रखी है और एल जो दिया हुआ है वो 200 मिलीमीटर है और ये जो है कंसंट्रेशन आपका कितना है 48 दे दिया है इसमें। और जो फार्मूला होता है एज वी नो C = S डिवाइडेड बाय थीटा इंटू L, और एक जो और फार्मूला होता है M = C मल्टीप्लाइड बाय D। तो यहाँ से फिर अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसको सिंपली पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, इसमें जब वैल्यू सारी पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा M जो है C जो यहाँ पे है देखिए S मल्टीप्लाइड बाय थीटा इंटू L। तो इसको यहाँ पे रखेंगे S डिवाइडेड बाय थीटा इंटू L मल्टीप्लाइड बाय D। ओके, तो यहाँ पे S कितना है 48 है, थीटा 11 मल्टीप्लाइड बाय 200 L की वैल्यू है और जो ये 66 है D। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पूरा तो ये आपका आ जाएगा 4 ग्राम। ओके, ये वाला कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा और फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे इसे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 ग्राम। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये 4 ग्राम वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका फॉर अ गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ एन यंग मॉडुलस वाई इज 2.4 टाइम्स ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इज। दिए गए पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक y, यंग प्रत्यास्था गुणांक के इसकी दृढ़ता का जो है 2.4 गुना है। पदार्थ के पॉइजन
अनुपात का मान होगा। तो देखिए इसमें जो पॉइजन रेशियो का के टर्म में यंग मॉडुलस और इसका जो ऑफ रिजिडिटी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है गामा इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? पॉइजन रेशियो होता है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि जो यंग मॉडुलस है वो कितना है, 2.4 है ईटा के। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 2.4 ईटा इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा। तो अब ईटा से ईटा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपसे सिग्मा की वैल्यू पूछा है कि पॉइजन रेशियो कितना होगा। देखिए यहाँ से सिग्मा को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2। तो 0.2 आपका जो है यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा 53 का वो करेक्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखिए, इसमें पूछ रहा है कि द क्रिटिकल एंगल इज़ मैक्सिमम व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम। तो क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी। तो जो क्रिटिकल एंगल का के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो आपका है साइन आई सी इक्वल्स टू 1/n, वेयर n इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे जो ये n है वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब देखिए जो ग्लास का होता है Ng वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? वाटर, फिर क्या होगा? एयर। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ से। तो ग्लास टू वाटर, जब ग्लास से वाटर में लाइट ट्रेवल करेगी तो क्या होगा? क्रिटिकल एंगल उस टाइम पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपका दिया है कि इन सेंट्रल फोर्स मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व। केंद्रीय बल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक भौतिक राशि संरक्षित होता है? तो जब भी सेंट्रल फोर्स मोशन की बात आए तो देखिएगा यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है आपका वो क्या होगा? कंजर्व होता है यहाँ पे हमेशा। सेंट्रल फोर्स मोशन में क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L इक्वल्स टू mvr। ओके, mvr। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ बीइंग यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा परिपथ प्रतिबाधा मैचिंग हेतु प्रयुक्त होता है। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए जो आपका यूज होता है वो होता है ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जब ट्रांजिस्टर जो होता है सीसी मोड में होता है तो वहाँ पे वो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज्ड होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ओके, कि क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बैड कंडक्टर इज़ मेजर्ड बाय। बुरे चालकों की ऊष्मीय चालकता का मापन किया जाता है सरल विधि, सर्ल्स मेथड, लीज डिस्क मेथड, कैलेंडर एंड बर्न्स मेथड, नन ऑफ एबव। तो देखिए जो ये ए ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है ये सर्ल जो मेथड है इसका यूज जो होता है आपका यंग मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए होता है। यंग मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए होता है इसका यूज। और ये बी वाला ऑप्शन जो है आपका यही जो है वो जो बैड कंडक्टर का कंडक्टिविटी मेज़र करने के लिए ये यूज होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं जो ये कैलेंडर एंड बर्न्स मेथड है इसका यूज होता है स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक हीट जो होता है वो कैलकुलेट करने के इसका यूज किया जाता है। इसका
स्पेसिफिक हीट के लिए, सी वाले ऑप्शन का स्पेसिफिक। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 1.526 मीटर, टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर figure into account the absolute error, relative error and percentage error are। तो ये दिया है आपका किसी पिंड की लंबाई 1.526 मीटर मापी गई है, सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि है। तो देखिए, जब हम एब्सोल्यूट एरर की ये जो मेजरमेंट आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1.526 मीटर है। ओके, मीटर दिया हुआ है। तो जब हम इसका निकालेंगे एरर एब्सोल्यूट, तो ये आपका आ जाएगा 0.001। ओके, अब यहाँ से 0.001 आ गया, तो अब हम परसेंटेज एरर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.526 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपका आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका आंसर 0.065%। ओके, और जो इसका आपका आएगा रिलेटिव एरर, वो आ जाएगा 0.00065, मतलब 0.00065। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो ये बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 का, वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि एन आयरन plate 2 centimeter thick has a cross section of 5000 centimeter square. Its one side is at 110 degrees Celsius and other side is at 100 degrees Celsius. If thermal conductivity of iron is 0.115 calorie centimeters degree Celsius, the rate of heat flow through the plate is। तो यहाँ पे हीट फ्लो का रेट पूछ रहा है। देखिए, इसमें मैं एक बार हिंदी में भी इसे रेट कर दे रही हूँ कि 2 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की प्लेट का अनुप्रस्थ काट 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक पार्श्व 110 डिग्री से तथा दूसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। यदि लोहे की ऊष्मा चालकता 0.115 है हो तो प्लेट द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दर है। तो देखिए, ऊष्मा प्रवाह की जो दर है उसे हम Q से डिनोट करते हैं, और Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है आपका K A डेल्टा थीटा L, और ये मल्टीप्लाइड बाय T होता है। ओके, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू दे रखी है आपकी। देखिए L जो है वो 2 × 10⁻², मीटर दिया है, और K की जो वैल्यू है वो दी है 0.115। तो यहाँ से रखते चलते हैं, Q इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.115 मल्टीप्लाइड बाई A की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा कितना है यहाँ पे। देखिए कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, 110 से 100 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो रहा है। तो जो डिफरेंस आएगा डेल्टा थीटा निकल के वो कितना आ जाएगा, 10 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे 10 रख देंगे, और फिर L जो आपकी जो लेंथ दी हुई है उस ये 2 सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻²। अब इसे जब सॉल्व करेंगे ये पूरा यहाँ से, तो Q की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो क्या आएगी, ये 2875
आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा आंसर आपका। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। ये दिया है x इक्वल्स टू 5 sin ब्रैकेट में 0.2 पाई टी प्लस 0.5 पाई। ये दिया है सरल आवर्त गति करते एक कण के दोलन का विस्थापन समीकरण दे दिया है। तो कण का आवर्तकाल ये पूछा है, दोलन काल है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल्स टू 5 sin 0.2 पाई टी प्लस 0.5 पाई। ओके, ये आपकी दे रखी है इक्वेशन। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, देखिए जो जनरल इक्वेशन का फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए साइन एसएचएम के लिए जो होता है वो क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, तो ये होता है जनरल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए जब भी कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा के पोजीशन पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओमेगा के पोजीशन पे दिया हुआ है 0.2 पाई। ओके, और आपसे पूछा है आवर्तकाल, यानी कि कैपिटल टी की वैल्यू पूछा है, मतलब वही दोलन काल या आवर्तकाल। तो यहाँ पे देखिए 0.2 पाई हो जाएगा। अब जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2 पाई एन होता है, 2 पाई एन या फिर 2 पाई एफ, आप जो भी कहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये 0.2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पाई पाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी की 0.1 आएगा, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 0.1 आ गई यहाँ से। तो अगर हम टी कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होता है, टी होता है 1/n होता है। ओके, तो देखिए टी क्या होता है, टी होता है 1/n। तो यहाँ से जब टी हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/0.1, तो ये आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। ओके, यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है व्हेन अ लीनियर लोड W is applied to a metal wire of length L, its length increases by delta L. The fractional change in its volume delta V upon V will be proportional to। देखिए जो फ्रैक्शनल चेंज होगा वॉल्यूम में वो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो डेल्टा V अपॉन V आएगा आपका 3 डेल्टा L अपॉन L आएगा। ओके, बट ऑप्शन को आप देखिए तो ये यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा L अपॉन L क्यूब, ये रूट अंडर वाला, और ये बी होल स्क्वायर, तो ये सारे ऑप्शन तो नहीं करेक्ट होंगे। तो इसमें 61 का जो सी ऑप्शन होगा वही क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर दिया हुआ है आपका, द सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज इज मैक्सिमम व्हेन। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज की जो सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम तब होती है जब इसके जो जितने भी रेजिस्टेंस, चारों रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R इक्वल्स टू X, यही वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। और इसमें जो है ऑप्शन आपका C क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 है, वो क्या दिया है आपका,
ये दिया है द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एनर्जी स्टेट और इन अ रूबी लेज़र इज अचीव्ड थ्रू। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है लेज़र में, वो किसके द्वारा अचीव होता है? वो होता है आपका ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा। ओके, तो 63 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या होगा? रेडियोएक्टिविटी मेक्स इट्स पॉसिबल टू एस्टेब्लिश द एज ऑफ मेनी जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स। रेडियोकार्बन इज द बीटा एक्टिव कार्बन आइसोटोप 6 कार्बन 14, मतलब 6C14। और सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल हैव डिफरेंट रेशियो ऑफ रेडियो कार्बन टू ऑर्डिनरी कार्बन। और डी ऑप्शन आपका दिया है कॉस्मिक रे आर हाई एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लियाई प्रोटॉन। तो इसमें यहाँ पे दिया है कि मैं इसे एक बार हिंदी में भी रीड कर दे रही हूँ कि अशुद्ध कथन बताइए। रेडियो सक्रियता के कारण कई भौमीय तथा जैविक प्रतिरूपों की आयु निर्धारित की जा सकती है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका सही है। रेडियो कार्बन बीटा सक्रिय समस्थानिक कार्बन 14 होता है, तो ये भी सही है। C6 14 होता है, ये सही है ऑप्शन आपका। अब देखिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन दिया है जीवित पादप एवं जंतुओं में रेडियो कार्बन तथा सामान्य कार्बन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। तो यही वाला ऑप्शन जो है आपका, ये क्या है? रॉन्ग होगा। आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। और डी ऑप्शन भी एक बार रीड कर दे रही हूँ, कॉस्मिक किरणें उच्च परमाणु ऊर्जा नाभिक विशेषकर प्रोटॉन होती हैं, विशेषकर प्रोटॉन होती हैं। तो ये वाला भी सही। कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, वो ये दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ई विद इन इट। इसमें दिया है कि आर त्रिज्या के एक ठोस गोले जिसका एक समान आवेश घनत्व ई है कि केंद्र तथा बाहरी सतह का विभवांतर है। यानी कि सेंटर से लेके आपका आउटर सरफेस पे पूछ रहा है कि विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो दे रखा है ई। ओके, और इसमें दिया हुआ है कि ये क्या है? स्फेयर है एक। तो हमें पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर होता है, उसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आता है? इक्वल्स टू होगा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो ये वैल्यू दे रखी है, हमें कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है पोटेंशियल का वैल्यू? वो कैलकुलेट करना है सेंटर से आउटर सरफेस तक, यानी कि आर रेडियस जहाँ पे उसका जाता है वहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? v इक्वल्स टू क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है, वी ई डी एक्स होता है। तो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ज़ीरो सेंटर से 0 टू आर। देखिए 0 टू आर हो जाएगा वी, 0 टू आर वी, और स्केल पता नहीं, 0 टू आर ई इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो ये वैल्यू है ई की, सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे, और 0 टू आर वी इक्वल्स टू ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4πε0 आर क्यू और
ये सब तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है x है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे x इंटू डी एक्स। ओके, ये हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए जो ये q की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे, वो दिए है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है आपका E इक्वल्स टू दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू क्यू वी। अब Q इक्वल्स टू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो V है ये क्या है, वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल नहीं है, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जो स्फेयर है यहाँ पे, तो स्फेयर ये EV हो जाएगा। अब स्फेयर का जब वॉल्यूम हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 Q जो निकल के आएगा वो हो जाएगा E इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए वो जो इक्वेशन था वहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें निकालना था, यानी कि 0 सेंटर से R यानी सरफेस तक, और ये V था, और ये अपना यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म थे वो बाहर थे, वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके, और यहाँ पर वो क्यू था। ओके, तो देखिए ये वाला स्लाइड में फिर से एक बार शो कर दे रही हूँ। ये 5 वाले में ये क्या था, 1/4 पाई, यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 0 टू आर एक्स डी एक्स। ओके, तो अब देखिए Q के पोजीशन पे हमें क्या पुट करना है, Q E इंटू 4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर जो है लिमिट ले लेंगे 0 टू R और x इंटू डी एक्स। ओके, अब Q के पोजीशन पे नेक्स्ट स्टेप से हम यहाँ पे V 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, R पे यहाँ पे V की जो वैल्यू यानी कि डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस जो कैलकुलेट करना था वो आ जाएगा आपका 4/3। मैं थोड़ा इधर इसको सॉल्व कर दे रही हूँ, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये E था। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, x² अपॉन 2। ओके, यहाँ से हो जाएगा x² अपॉन 2, और जो लिमिट लगेगी वो कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, 0 से लेके R तक। ओके, तो अब देखिए ये 4 से 4 जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा V इक्वल्स टू जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना आएगा आपका वैल्यू, यहाँ से डेल्टा V इक्वल्स टू आ जाएगा E, और ये R स्क्वायर, और यहाँ से नीचे ये 3 बचेगा, और यहाँ से ये वाला 2, तो मिलके क्या हो जाएगा, ये 6 और एप्सिलॉन नॉट, यही बचेगा। तो देखिए यही आंसर आपका आएगा। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 था आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 65 था। ये देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 65 का ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो क्या दिया हुआ है आपका, द करेंट इन एन AC सर्किट इज वॉटलेस व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इज। तो इसमें दिया है प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा वाटहीन है यदि धारा तथा वोल्टेज में कलांतर है। तो देखिए जब वाटलेस करंट की बात होती है तो वहाँ पर जो पावर जो होता है, पावर P इक्वल्स टू क्या होता है,
वो ज़ीरो होता है। ओके, और P क्या होता है आपका, P इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई होता है। ओके, तो ये कब पॉसिबल है, मान लीजिए ये वाला वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी वाटलेस करेंट के लिए, तो फेज़ ही पूछ रहा है आपसे, फाई की वैल्यू पूछ रहा है। अगर फाई जो है π/2 यानी 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो ज़ीरो हो जाती है। यानी कि यहाँ से अगर हम फाई को निकालें तो कितना हो जाएगा, π/2 होगा वाटलेस करंट के लिए, तभी जो ये आपका ये जो पावर है वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो यानी इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फेज़ की वैल्यू कितनी आएगी, फेज़ डिफरेंस की π/2 आएगी। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि 20 माइक्रो एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग इन अ वायर फॉर 30 सेकेंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू वायर इज़। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की एक धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है, तो स्थानांतरित तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है, तो Q इक्वल्स टू आपका क्या होता है, Ne होता है। ओके, और Ne ये Q बराबर और क्या होता है, IT होता है, तो Ne क्या हो जाएगा, IT के बराबर हो जाएगा। I क्या है, करंट है। अब देखिए N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से IT के अगर हम इसको बराबर कर देंगे तो करंट की जो वैल्यू है दे रखी है 2 माइक्रो एम्पियर, सॉरी 20 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट का आपका जो वैल्यू है 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, और 30 सेकेंड के लिए इसमें फ़्लो हो रही है करंट, तो ये 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाई N ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो यहाँ से जब N कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, N की जो वैल्यू इसमें आएगी आपकी हो जाएगी 375 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13। ओके, तो देखिए इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन ए जो है इसका वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, 67 का ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v explodes and break up into 3 equal pieces. Immediately after the explosion, 2 pieces become stationary, but the third piece keeps moving. What is the kinetic energy of this piece? इसमें दिया है v वेग से स्वतंत्रता गतिशील द्रव्यमान m का एक पिंड विस्फोटित होता है तथा एक समान 3 खंडों में विभक्त हो जाता है। विस्फोट के तुरंत बाद 2 खंड विरामावस्था प्राप्त कर लेते हैं, परंतु तृतीय खंड गतिमान रहता है। इस खंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जो आपसे पूछ रहा है कि दो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 भाग में ये तो टूटा है पूरा ऑब्जेक्ट, लेकिन इक्वल मतलब मास जो है इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 इक्वल पीसेज में, और जो 2 इसके जो पीसेज हैं वो क्या हो जा रहा है, इमीडिएटली वो रेस्ट में हो जा रहे हैं। तो देखिए ये वाला ऐसे इसको एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए एक बड़ा सा ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, 3 इक्वल पीसेज में टूट जा रहा है। तो जो 2 पीसेज हैं वो क्या हो जा रहा है, इमीडिएटली रेस्ट में हो जा रहे हैं, मतलब कि इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ओके, और ये वाला जो है वो v वेलोसिटी से फिर भी ट्रेवल कर रहा है, जो तीसरा वाला है वो। तो इन सब के मास जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, m/3 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 तीनों के। तो अब देखिए अगर हम पहले क्या लगाएंगे यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mv इक्वल्स टू mv m/3 इंटू v3। ओके, v3। अब इसको हम इसकी वेलोसिटी को हम v3 से डिनोट कर दे रहे हैं, इसको v1 से, इसको v2 से। ओके, तो देखिए यहाँ से m जो है वो कैंसिल हो जाएगा और v3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3v आ जाएगी। यहाँ से जो v3 होगा वो क्या आएगा आपका, 3v आ जाएगा।
तो अब हम काइनेटिक वी हमें पता चल गया है और हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इक्वल्स टू हाफ mv²। ओके, तो हमें पता है कि जो ये m की जो वैल्यू है यहाँ पे वो दिया हुआ है m/3 और v² हम कैलकुलेट कर लिए हैं, 3v आया है, तो 3v का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक यहाँ पे 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक 3 बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू आपका आएगा यहाँ पे 3/2m ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 3/2mv²। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा इस वाले क्वेश्चन का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, J इक्वल्स टू सिग्मा E वेयर J इज करेंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये कौन सा लॉ है। तो यहाँ पे देखा है कि ये A मैक्सवेल इक्वेशन, B दिया हुआ है कंटिन्यूटी इक्वेशन, C एम्पियर्स लॉ। तो ये जो है आपका ओम्स लॉ होता है, अ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ही एक फॉर्म है ये, J बराबर सिग्मा E। ओके, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो 70 क्वेश्चन नंबर 70 है वो दिया हुआ है आपका, एक मिनट, इस क्वेश्चन नंबर जो 70 है वो दिया हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए अधिकतम दृष्टिकरण दक्षता होती है। तो देखिए हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसके लिए जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो होती है 40.6%। तो ये आपका 70 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए आज के वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन को अभी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं अगर जो भी अब रिलेटेड टॉपिक जब डिस्कस होंगे 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग फिज़िक्स का, तो आप लोग वहाँ पे टॉपिक वाइज हम चीज़ों को समझेंगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।